आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर छपरा से, जहां तरैया में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई, जब एक बाढ़ पीड़ित महिला को प्रसव के लिए खटिया पर ले जाना पड़ा। यह बताया जा रहा है कि तरैया पंचायत के भटगई गांव की ममता देवी को प्रसव कराने अस्पताल जाना था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिवार वालों ने उसे खटिए पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। इलाका बाढ़ग्रस्त है और महिला को नाव का भी सहारा नहीं मिल सका। थक हार कर लोगों ने महिला को ऐसे ही कंधे पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। सवाल सरकार के हेल्थ सिस्टम पर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बार बार दावों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं लेते। ये तस्वीरें आप देखिए, डिरेल हेल्थ सिस्टम की एक बानगी, एक तस्वीर जो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने कुछ काम किया इस सेक्टर में, क्योंकि अगर काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। खटिया पर गर्भवती महिला को ले जाया गया, 4 कंधों पर खटिया के सहारे पहुंचाया गया। नाव की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो छपरा का ये हाल है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, परेशानियां तो हैं, लेकिन सरकार सुविधा मुहैया करा सकती थी। जब इतने सारे टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, सुविधाओं की बात होती है, अधिकारियों के दौरों की बात होती है, तो जरूरी यह था कि संपर्क खुद भी साधकर एक मदद इन तक पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वो हो नहीं सका। और किस तरीके से तेज धार में लोग जान जोखिम में डालकर इस महिला को खटिया के सहारे पार लगा रहे हैं, ये भी आप देखिए। हमारे सहयोगी संतोष, इस पूरे वाक्य के बाद प्रशासन को अभी तक इसकी खबर मिली कि एक महिला इस पार से उस पार अस्पताल गई है, वो भी खटिया के सहारे? जी बिल्कुल, डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाएंगे, उनको भी जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक मरीज को खटिया पर अस्पताल ले जाया गया बाढ़ प्रभावित इलाके से। उस मरीज की मौत हो गई थी। उस मामले में भी जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग ने जरूर कहा था कि एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई थी, वो लोग अपने से निकल गए थे, तो उसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की सफाई देकर विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। इस बार भी उसी तरह का जवाब मिल रहा है। स्थानीय जब वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर भारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमसे किसी तरह की एम्बुलेंस की डिमांड नहीं की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें पीड़ित पक्ष है, उनका कहना है कि नाव के वहाँ पे नाव जो चलाई जा रही है, उसके चालक को जब फोन किया गया तो उस पर क्या आपातकाल में ना वहाँ एम्बुलेंस जा सकता है, ना कोई अन्य साधन जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, वो लोग खटिया के माध्यम से बाहर के बाहर ले या फिर अपने निजी वाहन से लेकर के अस्पताल ले गए, जहाँ महिला का प्रसव कराया गया। महिला सुरक्षित बताई जाए। संतोष, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से खटिया पर हेल्थ सिस्टम है। एक गर्भवती महिला है जिसे अस्पताल जाना था, उनकी परेशानी थी, उनकी मजबूरी थी, लेकिन खटिया ही सहारा बना। नाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और यह कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि उन्हें कोई कॉल नहीं आया। और एक बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां के मंसूरचक थाना क्षेत्र से महज 50 रुपए की चोरी के आरोप में एक मासूम पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। दबंगों ने बच्चे को रस्सी से बांधा, उसकी पिटाई की। जब बच्चे की दादी बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी धक्का दिया गया। दबंगों का इतने से भी मन नहीं भरा तो मासूम पर 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। बच्चे के गरीब परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने कर्ज लेकर जुर्माना चुकाया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस को सूचना दी गई और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। उनको रोड पर से खींच के ले गया, झूठे का 50 रुपया देंगे, झूठे मारा। हम झूठ के विषय नहीं चुराए। हमरा पोता के मारत रहे बड मार, हम भर पर जाके पकड़ ली तो हमरा धकेल दिलक। चलिए अपडेट इस पे संतोष हमारे साथ बेगूसराय से हमारे सहयोगी। संतोष, ये बताइए कि क्या पुलिस को सूचना दी गई और ये कहा गया कि इस पूरे वाक्य तक पुलिस अनभिज्ञ रही और दूर रही, क्या अभी भी पुलिस को नहीं मालूम है इस घटना के बारे में? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है, क्योंकि शनिवार देर शाम की ये घटना है और जब बच्चे को छुड़ाया गया था 5000 रुपए की राशि, जुर्माने की राशि जमा करने के बाद, उसके बाद परिजन मंसूरचक थाना पहुंचे, ऐसा परिजनों का कहना है और उन्होंने शिकायत भी की थी। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। यहाँ तक कि हमने जब पुलिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार किया है। तो ये कहा जा सकता है जो पुलिस या तो ढीलेपन की रवैया अपना रही है या फिर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, वरीय पदाधिकारियों के पास भी इस बात की सूचना दी गई है। अब देखने
वाली बात होगी कि बड़ी पदाधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत और शुक्रिया क्या- संतोष हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और तीसरी बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला वारिस नगर के गोही गांव का है। जमीन विवाद को लेकर कृष्ण मोहन ठाकुर और सीताराम ठाकुर के बीच विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि कल सीताराम ठाकुर और उसके परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज किया। बाद में घर के बाहर खड़े कृष्ण मोहन ठाकुर पर लाठी से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से समस्तीपुर बाद में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घर में टीवी देख रहे थे, वो बगल से गाली बक रहा था। पापा हमारे नहीं निकल रहे थे, फिर भी वो गाली बक रहा था गंदा गंदा। तब हमें पापा दूल्हा पे आए हैं, 2 बात बोले हैं, तो बोला तुमको मार देंगे, कपाल फाड़ देंगे, और 2 बार बांस लेके दब रहा है। और उसके बाद बांस रख दिया, हम लोग दूल्हा पे ले आए खींच के। उसके बाद पापा रोड पे निकले, एक आदमी से बात कर रहे थे, उधर से रोड मोटा वाला लेके आया पूरा फैमिली। सीताराम ठाकुर बाप है उसका, उसके हाथ में भी बांस था, उसकी माँ ने बांस ले ली थी, और उसकी फुआ है पुनास की, वो भी थी ईटा लेके तैयार। और उसका मुन्नी देवी और उसका बेटा रोड मारा, हमारे पप्पा के पूरा बरबंड फाड़ दिया। अब वहीं पे कोई नहीं आया बचाने के लिए। किस चीज के लेकर के विवाद चल रहा है? कुछ का विवाद नहीं था ऐसे। तो एक व्यक्ति की पीटकर हत्या की गई समस्तीपुर में, जमीन विवाद के हत्या का आरोप। और चलिए, बड़ी खबर सुशांत केस में, सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सुशांत केस में रिया के भाई से लंबी पूछताछ हुई है। शोविक चक्रवर्ती रिया के जो भाई हैं, उनसे करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई है और ये पूछताछ कल दोपहर से शुरू हुई और आज सुबह तक ये पूछताछ मैराथन तरीके से चलती रही। शोविक से संपत्ति और कंपनी से जुड़े सवाल किए गए हैं, जिनके जवाब से, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, संतुष्ट ईडी नहीं दिखता। जो कागजात दिखाए गए हैं, जो पेपर सामने रखे गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां ईडी को मिली हैं और लगातार उनसे वो सारी चीजें उगलवाने की तैयारी में ईडी है। और माना जा रहा है कि इन 18 घंटों की पूछताछ के बाद फिर जरूरत पड़े और शोविक को बुलाया जा सकता है। तो संपत्ति और कंपनी से जुड़े कागजात और लेन देन पर ईडी की लगातार 4 दिनों से पूछताछ चल रही है और 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किससे कितने घंटे तक पूछताछ हुई। इस पूरे मामले में सैमुअल मिरांडा से 6 अगस्त तक पूछताछ हुई, जो कि 10 घंटे चली। 7 अगस्त को रिया और शोविक दोनों से पूछताछ हुई। श्रुति मोदी भी शामिल थी, उनसे भी पूछताछ हुई। कल यानी कि 8 अगस्त से आज सुबह तक शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है। और यह भी आपको बताते हैं कि रिया और संपत्ति के मामले में किससे किस दिन और कितने घंटे तक पूछताछ हुई है। तो 6 अगस्त की तारीख थी जब सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई और जो कि रिया चक्रवर्ती के दोस्त बताए जा रहे हैं। रिया की संपत्ति पर सवाल उनसे किए गए। इसके अलावा खुद रिया चक्रवर्ती, जिन्हें 7 अगस्त को बुलाया गया, सुशांत की गर्लफ्रेंड है, उनसे भी लंबी पूछताछ चली। शोविक चक्रवर्ती को 7 अगस्त को 6 घंटे तक पूछताछ की गई। संपत्ति और कंपनी पर उनसे सवाल पूछे गए। श्रुति मोदी 7 अगस्त को उनसे पूछताछ हुई, जो पूर्व मैनेजर थी सुशांत की। 5 घंटे तक ये पूछताछ चली। रितेश शाह 7 अगस्त को पूछताछ हुई, 6 घंटे से अधिक पूछताछ चली और इनसे भी संपत्ति और कंपनी से जुड़े सवाल किए गए। तो ईडी की अब तक की पूछताछ के दायरे में जो चेहरे सामने आए हैं वो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। घंटे हम बता रहे हैं कितने घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें शोविक चक्रवर्ती सबसे ऊपर हैं, जिनसे अभी तक मैराथन 18 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। और चलिए, इसका एंगल थोड़ा सा और भी बदल रहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को फिर से समन भेज दिया है। सोमवार को पेश होने के लिए ईडी ने कहा है। तो ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन का डेटा लिया है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर उपस्थित होना पड़ेगा ईडी दफ्तर में सोमवार को, और फोन का डेटा भी ईडी ने रिया चक्रवर्ती का लिया है।
और पटना से अगली खबर, जहां लंबे समय से बन रहे पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के चालू होने से वीरचंद पटेल पथ आर ब्लॉक के साथ ही विधानसभा तक का रास्ता आसान हो जाएगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम की ओर से किया गया है। 106 करोड़ की लागत आई है। फ्लाईओवर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पटना वासियों की आज पुरानी मांग पूरी होने वाली है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबे आर ब्लॉक हार्डिंग रोड वीरचंद पटेल फ्लाईओवर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। प्रोजेक्ट साइट पर ही पहली बार कोरोना काल में मुख्यमंत्री इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके लिए देखिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो फ्लाईओवर है इसको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद अब सचिवालय एयरपोर्ट से वीरचंद पटेल पथ होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर आने जाने में जाम में आर ब्लॉक पर नहीं फंसना पड़ेगा। वीरचंद पटेल पथ पर बने फ्लाईओवर के फेज 1 का ये आज शुभारंभ हो रहा है। इस फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से जो पटना के लोग हैं उन्हें विधानसभा, सचिवालय, एयरपोर्ट, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ, एम्स जैसे जगहों पर आने जाने में जाम से निजात मिल सकेगी। खासकर जब हड़ताली मोड़ पर जाम लगता था लोग काफ़ी परेशान हो जाते थे। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा करवाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के बन जाने से इसके एक हिस्से के निर्माण के लिए आर ब्लॉक से जीपीओ के बीच वाहनों का परिचालन बंद किया गया है, चूँकि फ्लाईओवर का एक हिस्सा आर ब्लॉक से जीपीओ के बीच का भी है। निश्चित तौर पर पटना वासियों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि जाम से लोग जो है वो परेशान हो जाते थे और आज इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिल गई। देखिए किस कदर सजाया गया है, काफ़ी खूबसूरत तस्वीर। और इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से निश्चित तौर पर न केवल पटना वासी सुकून महसूस करेंगे बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी एक अच्छा अनुभव मिलेगा। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काल में काफ़ी अधिक फ्लाईओवर बने और इसने पटना की जो सूरत है वो बेहतरीन कर दी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए, जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए पहली स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गई है। किसान रेल के नाम से शुरू की गई ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से आज अहले सुबह दानापुर पहुंची। सप्ताह में एक दिन ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन के चालू होने से कारोबारियों में खुशी है, क्योंकि बिहार के किसान भी अपना कृषि उत्पाद ट्रेन से बुक करा सकेंगे। तो ट्रेन का रूट ऐसा तय किया गया है जहां फलों और सब्जियों की अधिक खेतीबाड़ी होती है। ट्रेन के दानापुर पहुंचने पर मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। अभी तो फायदा है कि लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चल रही है, तो अभी ये सब से फायदा ही है कि माल नहीं वहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अब देखिए रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा तो और भी बढ़ सकता है माल। इससे फायदेमंद है कि ऐसे क्या होता था कि गाड़ी का क्षमता है 4 टन और माल वहाँ है 10 टन। 4 टन लोडिंग हुआ 6 टन वहाँ रखा जाता था। पहले कैसे आता था? ऐसे आता था, आधा लोड हुआ था छूट जाता था। अब स्पेशल ट्रेन चल रही है। हाँ, इसके लिए। अब इसमें क्या है कि वहाँ जितना माल रहेगा टोटल माल इसमें सेपरेट होकर सब आ जाएगा। किसानों के लिए फायदेमंद है और कारोबारियों के जी जी जी। कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए पहली बार भारतीय रेल ने किसान रेल की शुरुआत की है और यह पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गई है। वही वो ट्रेन है जो महाराष्ट्र से चली थी और बिहार पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि यह सप्ताह में एक दिन इसका परिचालन होगा और इससे न केवल बाहर से जो नष्ट होने वाले कृषि पदार्थ हैं वो बिहार पहुंचेंगे जल्द से जल्द, बल्कि बिहार के किसानों का उत्पाद भी अब देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच जाएगा। खासकर इस ट्रेन से सब्जी और फल जैसे नष्ट होने वाली फसल जो है वो समय रहते बाजार में पहुंच सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्टेशनों से ये महाराष्ट्र के से इसकी शुरुआत हुई है और बिहार में दानापुर पहुंची है। देवलाली से दानापुर तक इस ट्रेन का परिचालन हुआ और इससे न केवल जो बिजनेसमैन होंगे उनको फ़ायदा होगा, बल्कि एक रोज़गार जो है लॉकडाउन में श्रमिक जो थे वो बेकारी का दंश झेल रहे थे उनके लिए भी रोज़गार जो है वो मुहैया हो पाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर शाम में ये ट्रेन पहुंची है और फिलहाल जो सामान आए हैं उनको मंडी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर न केवल किसानों के लिए बल्कि मजदूरों के लिए भी किसान रेल जो है वो फायदेमंद साबित होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर, पटना।
चलिए, बाढ़ की अगर बात करें बिहार में तो इसकी मार थोड़ी कम हुई है, लेकिन कई नदियां भी उफान पर हैं और तटबंधों पर लगातार दबाव बना है और ऐसे में सरकार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। सीएम ने लगातार दूसरे दिन बगहा के बाद सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कई जिलों में बाढ़ के बाद जलजमाव से स्थिति नारकीय बनी हुई है। बिहार में बाढ़ के हर हालात पर नजर रख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के वीरपुर में कोसी तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वे के दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद सीएम ने जिले के डीएम और एसपी सहित विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ हालात की समीक्षा की और तटबंधों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बाढ़ से परेशान दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी के पानी ने कब्जा जमा लिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी मोहल्ले में करीब 15 दिनों से पानी जमा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। किचन से लेकर बेडरूम तक डूबे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए मोहल्ले में नाव चलाए जा रहे हैं। कई ईंटा लगा के तो हम चौकी को ऊपर करके अब इस पर रह रहे हैं और बाकी सामान सबको जो ईंटा लगा के ऊपर किए हुए थे वो सामान सब भी अब डूब रहा है। हमारी स्थिति नहीं है कि उसको और ऊपर करें। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोगों को पानी के दुर्गंध के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से घिरे विजय छपरा इलाके में लोगों को शौचालय, पीने के पानी की समस्या हो रही है तो सामुदायिक किचन में एक ही समय खाना दिया जा रहा है। वीडियो साहब बोले कि हम 2 दिन के खाना देंगे 2 टाइम को, और खाना न पहुंच पाने के कारण हम लोग 1 टाइम खाते हैं। पूरा गन्ना रहा पानी, एक ही टाइम का मिलता है। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में। चकमहेशी के 0 माइल के पास से बागमती नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से हर रोज नए नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ ने जगदीश पारण गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्थिति गंभीर है सर। जैसे पानी के बाद जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पानी है न कोई चीज दे रहा है। मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के 116 गांवों में करीब 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोग घर-बार छोड़कर बांधों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कुछ लोग चारों तरफ पानी होने के चलते घरों में ही कैद हैं, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, 10 बड़ी बातें भी आप जानिए बाढ़ से जुड़ी हुई। दरअसल अब तक बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 1199 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। तो 16 जिलों की बात हम कर रहे हैं, जिसमें पंचायत है 1199 जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 71 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है, सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत खगड़िया में हुई है बाढ़ से। एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है। जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ की 20 टीमों को इस काम में लगाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। 1420 सामुदायिक रसोइयां चल रही हैं, जहां से लोगों को खाने की सप्लाई हो रही है। 10 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया गया है। सभी रक्षा उपकरण भारत में ही बनेंगे। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सीधे तौर पर सामरिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ा ऐलान है रक्षा मंत्री का। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है, जिसमें 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगाया गया है। सभी रक्षा उपकरण अब भारत में बनेंगे। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सीधा संदेश रक्षा मंत्री का, एक बड़ा ऐलान। सभी रक्षा उपकरणों के बारे में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता को स्पष्ट करने के लिए एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है, जिसकी जो बात अभी ऐलान के तौर पर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगाई गई ताकि
आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में भी बन पाएगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।